बहुत पॉपुलर कहानीकार है। ठीक है, हिंदी कहानी जगत में उषा प्रियमवदा का आगमन एक ऐतिहासिक घटना के समान है। मूलतः अंग्रेजी की लेक्चरर रही प्रियमवदा जी ने हिंदी में श्रेष्ठ साहित्य का सर्जन किया है। मतलब ये मूलतः किस भाषा में लिखती थी? इंग्लिश में लिखती थी। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में लिखती थी, इंग्लिश की लेक्चरर थी, लेकिन उन्होंने हिंदी में लेखन कार्य किया है। आपके कथा साहित्य में नारी संवेदना के नए आयाम चित्रित हुए हैं। नारी संवेदना मतलब क्या है? विमेन से जुड़े जितनी भी बातें हैं, महिलाओं से संबंधित जितनी भी बातें हैं, उन सभी को लेकर इन्होंने कहानी उपन्यास की रचना की है। आपकी भावाभिव्यक्ति में भी वैचारिक गरिमा के दर्शन होते हैं। भावाभिव्यक्ति, भावों की अभिव्यक्ति, भावाभिव्यक्ति मतलब कितने प्रकार के भाव हैं? खुशी है, हंसी है, रोना है, करुणा है, जितने भी प्रकार के भाव हैं उन सबको इन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने अपनी कहानियों में, अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। ठीक है, आपकी रचनाओं में प्रतीक विधान और सांकेतिकता का सहजता एवं सुबोधता के साथ प्रयोग हुआ है। प्रतीक विधान मतलब प्रतीकों का प्रयोग करना, मतलब जो कभी कभी कुछ बातों को सीधा नहीं कहा जा सकता है, जिनको घुमा फिरा के सिंबॉलिकली, सांकेतिकता, ठीक है, सांकेतिक मतलब सिंबॉलिकली, कुछ बातों को सीधा नहीं कहा जा सकता है, उनको सिंबॉलिक के रूप में कहा जा सकता है। इस प्रकार की इनकी रचनाओं में वो सब मिलता है। आपके रचना संसार में जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, ये सब उपन्यास और कहानी संकलन बहुत इनकी चर्चित रचनाएं हैं। तो वापसी जो कहानी है मूलतः एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एक रिटायर्ड पर्सन, ठीक है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 30-35 सालों से एक जगह पे अपने परिवार से दूर रहकर, ठीक है, परिवार से दूर रहकर कोई एक जगह पे वो काम कर रहा है। अब 35 साल बाद जब आदमी रिटायर हो जाता है तो कितने सारी खुशियां उसके मन में है कि अब मैं मेरे परिवार में मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक है, परिवार वाले मेरा स्वागत करेंगे। परिवार भी तो इनसे दूर रहा है ना, बिछड़ के दूर रहा है, तो जो भावनाएं आदमी अकेले रहकर जब मैं परिवार के पास जाऊंगा, मान लीजिए आप कोई विदेश में भी हैं, 2 साल 3 साल बाद जब आप परिवार से मिलने जाते हैं तो जो खुशियां आपके मन में होती हैं, उसी प्रकार एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो अपना परिवार से दूर, वो कहीं दूसरी जगह पे काम कर रहा है, 30-35 साल अकेलेपन में अपना समय बिताया है, जिस उत्सुकता से वो घर वापस आना चाहता है, घर वापस आता है, लेकिन घर का माहौल उसे वैसा नहीं मिलता जैसा वो सोचता है। ठीक है, इससे अच्छा उसको लगता है कि मैं फिर वापस चला जाऊं उसी अकेलेपन में। तो ये वापसी कहानी का सारांश बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने इसको व्यक्त किया है। तो चलिए देखते हैं। इसका जो मुख्य पात्र है गजाधर बाबू, गजाधर बाबू, ठीक है। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नजर दौड़ाई। गजाधर बाबू क्या करते हैं? कमरे में जो सामान जमा हुआ है उस पर उन्होंने एक नजर दौड़ाई। ठीक है, एक बार ऐसे ऐसे देखा, जैसे हम कुछ पैक करके रखते हैं, एक बार सामान सब ठीक है कि नहीं देख लेते हैं ना, वैसा उन्होंने देखा। क्या क्या था उसमें? 2 बक्स, बक्स मतलब पेटी, बॉक्स, ठीक है, 2 पेटी, डोलची, डोलची, डोलची यानी एक आप बांस की जो टोकरी जैसा होता है, जिसको हाथ में पकड़ के हम फूल वगैरह भी लेके जा सकते हैं। टोकरी भी मानिए उसको, जो बांस वगैरह से जो बना हुआ है, बड़ा बर्तन जैसा भी होता है जिसका बेस बड़ा होता है, ठीक है, तो उसको डोलची कहते हैं। बाल्टी, क्या क्या था?
2 बक्स, डोलची, बाल्टी। तो वो पूछते हैं यह डिब्बा कैसा है गणेशी? तो एक दूसरा कैरेक्टर है गणेशी, पहला कैरेक्टर है गजाधर बाबू जो कि इस कहानी का नायक है। ओके, दूसरा अभी कैरेक्टर आया है गणेशी, कहीं नोट भी आप कर सकते हैं गणेशी, ठीक है। तो वो पूछते हैं यह डिब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ, तो क्या कर रहा था गणेशी? बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ गर्व उसके अंदर, मतलब ये मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो जब आपको कोई इंपॉर्टेंस मिलता है, आपको कोई इंपॉर्टेंस देते हैं तो आपको एक खुशी होती है ना, जैसे एक कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा। एक तरफ लज्जा है मन में कि इतना बड़ा आदमी, मैं एक छोटा सा नौकर, मुझे ये इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कुछ लज्जा, कुछ खुशी, कुछ गर्व कि ये मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कुछ दुख कि ये बाबू जो है हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो इस तरह के भाव उसके मन में था। तो कहता है घरवाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं, मेरी घरवाली ने आपके लिए कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं, ठीक है। कहा बाबूजी को पसंद है, उसने कहा था कि बाबूजी को पसंद है इसीलिए मैं बेसन का लड्डू दे रही हूँ। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे, उसको दुख भी है कि हम गरीब लोग आपकी खातिर कहाँ कर पाएंगे, तो ये बेसन के लड्डू से आप अपना जी खुश कर लीजिए। समझ में आ गई? तो गणेशी अपने आप को गरीब मानता है, उसकी बातों से पता चल रहा है कि वो एक नौकर है, गरीब है, जो कि क्या कर रहा है, अपने घर से बेसन का लड्डू लाके ये बाबू को दे रहा है, जो कि बड़ा ऑफिसर था, वो अभी उसको दे रहा है। देखिए बोलता है कि हम गरीब हैं, आपकी खातिरदारी में इतने से ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया। अब घर जाने की खुशी है किसको? गजाधर बाबू को, कि मेरा घर मुझे जाना है। खुशी भी है, दुख भी है। विषाद का मतलब क्या है? दुख। तो एक तरफ इनको भी क्या है? खुशी भी है, दुख भी है। विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित, स्नेही, आदरमय, सहज संसार से उनका नाता टूट रहा था। तो वो एक तरफ दुख इस बात का है कि एक परिचित, सहज, स्नेही, आदरमय, जो आदर देता है, आदरमय, ऐसे लोगों से बिछुड़ने का दुख भी इनके मन में था। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, वो कहता है कभी कभी हमारे बारे में भी आप जानकारी रखिए, कभी कभी हमसे भी हमारे बारे में आप सोचिए, हमारी खबर लीजिए। गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी। फिर ये भी कहते हैं यदि तुमको कोई जरूरत होती है तो तुम मुझे जरूर खत लिखना। उस समय तो आजकल के जैसा मोबाइल तो नहीं था कि इमीडिएटली आप ईमेल कर रहे हो, मोबाइल मैसेज भेज रहे हो, तुरंत आप कुछ मांग रहे हो। उस समय तो खत लिखना होता था, है ना। तो कहते हैं यदि तुमको कोई जरूरत है तो जरूर तुम खत लिखना। इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। अगहन एक महीने का नाम है हिंदी में, ठीक है। अगहन का महीना, इंग्लिश में बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर एंड दिसंबर के बीच का जो महीना है उसे हिंदी में अगहन का महीना कहा जाता है। तो कहता है इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। कौन कहता है? गजाधर बाबू गणेशी को कह रहा है कि तुम खत लिखो, यदि कोई जरूरत होती है तो खत लिखो और अगहन तक तुम अपनी बेटी की शादी कर दो। गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखें पोंछी। अंगोछे का छोर, जैसे वो धोती बंधा हुआ था, उसके छोर को लेके उसने आंखें पोंछी। क्यों? क्योंकि वो जैसे इस बात को सुना, उसके जब हम भावुक हो जाते हैं तो आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। तो उसकी आंखों से अभी आंसू बह रहे थे, इसलिए उसने अपने आंखों को पोंछा। अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा? वो कहता है अभी आप हमारे सहारे में थे, अभी आप भी चले जाएंगे तो हमारा सहारा कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला होता, यदि आप होते तो शादी में करवा देता, चाहिए तो आपसे मैं मांग लेता, आप सहायता भी कर देते, तो मेरा भी हौसला बंधा रहता।
गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने ही वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। तो रेलवे क्वार्टर, अब समझ में आ गया कि वो कहाँ पे काम करते थे? वो रेलवे में काम करते थे। ठीक है, अब इतने सालों से वो उस कमरे में थे, अब लग रहा है जब उनका सामान सारा हट गया है तो एकदम कुरूप और नग्न लग रहा है। कुरूप का मतलब क्या है? रूप, कुरूप, रूप मतलब सुंदर, कुरूप जो देखने लायक नहीं है। ठीक है, रूप, कुरूप। तो कुरूप, बहुत कुरूप लग रहा है कि एकदम सामान सब खाली खाली पड़ा है। हम कोई घर में रहते हैं, उसे खाली करना पड़ता है। जब खाली कर देते हैं तो घर कैसा लगता है? मान लीजिए आप 10 साल से एक घर में हैं, अब उसको खाली कर रहे हैं, वहां के साथ उस घर के साथ हमारा एक अटैचमेंट हो जाता है। और उस घर को खाली करके जब हम जाते हैं तो लगता है ना कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दुख, आंसू भी आ जाते हैं, अगल बगल वाले आके मिलते हैं, है ना। तो ये जो सीन आप कल्पना कर लीजिए कि उस प्रकार का वहां पे माहौल है। सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे। आंगन में बहुत सारे पौधे उन्होंने लगा के रखा था, जो कि जान पहचान वाले, आस पड़ोस वाले आके उसको भी ले गए थे। और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। तो जब पौधा उखाड़ के ले गए तो मिट्टी क्या हो गई थी? इधर उधर बिखरी हुई थी। पर पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछोह एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। लेकिन उनके मन में ये बात थी कि चलो इतने साल बाद मैं जाके अपने पत्नी और बच्चों से मैं मिलूंगा, उनके साथ मिलकर मैं रहूंगा, परिवार के साथ रहूंगा। ये खुशी उनके मन में थी, जिसके लिए इस कल्पना से ही उनका जो बिछोह मतलब जो दुख है उनके मन में, वो थोड़ी बहुत वो कम हो रही थी। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर जा रहे थे। कितने साल की नौकरी उन्होंने की थी? 35 साल। 35 साल की नौकरी की है, उसके बाद अभी रिटायर होकर घर जा रहे हैं। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था, तो ज्यादातर समय वो अकेले में बिताए थे। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी कि जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे, तो कब मुझे छुट्टी मिलेगी, कब मैं अपने परिवार में जाऊंगा, कब मेरे बाल बच्चों के साथ रहूंगा, कब मैं अपनी पत्नी के साथ समय बिताऊंगा। इसी सोच में, इसी ख्यालात में उन्होंने अपने 35 साल बिताए थे। इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। अभाव, कैसा अभाव? परिवार के साथ रहना, परिवार से दूर रहना, अभाव तो है ना। जब हम माँ बाप, बाल बच्चे सब साथ रहते हैं तो खुशहाल परिवार होता है। जब सब दूर दूर रहते हैं तो कहीं ना कहीं कोई अभाव जो है हमें खलने लगता है। तो ये इस प्रकार के अभाव में ये अपना समय बिता रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। हाँ, सोचने वाले, देखने वाले क्या सोचते थे? अरे उनको क्या है भाई, वो तो गवर्नमेंट की नौकरी है, बाल बच्चे हैं, परिवार है, पत्नी भी अच्छी है, लोग यही बोलेंगे, है कि नहीं? संसार की दृष्टि में वो एक सफल आदमी है, क्योंकि नौकरी भी है, बाल बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, सब कुछ है। इससे बढ़कर एक आदमी को क्या खुशी चाहिए? उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थी। तो बड़ा लड़का, लड़के का नाम क्या है? अमर, और लड़की की भी शादी उन्होंने करवा दी। लड़की का नाम क्या है? कांति। ठीक है, अमर और कांति उनके बच्चों का नाम है। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे, तो 2 बच्चों की, अमर और कांति की हो गई थी शादी। 2 बच्चे ऊंची कक्षा में पढ़ रहे थे, मतलब बड़े क्लासेस में पढ़ रहे थे, बच्चे बड़े हो गए थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा न हो। क्योंकि रेलवे की नौकरी थी तो ट्रांसफरेबल जॉब था, स्थानांतरण होता रहता था। तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में, ये छोटे मोटे स्टेशनों में रहकर ये नौकरी। क्या हुआ माँ, कुछ डाउट है? डाउट होने से मुझसे पूछिए, ठीक है। छोटे मोटे स्टेशनों में वो रहकर अपना काम करते थे, जहाँ पे कोई सुविधा नहीं होती थी, इसीलिए बच्चे और पत्नी कहाँ रहते थे? शहर में रहते थे। तो बच्चों को शहर में रहकर पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, शादी करवा दी, सब करवा दिया, और ये छोटे मोटे स्टेशनों में अपना जीवन बिता रहे थे।
गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे। कैसा व्यक्ति थे? स्नेही व्यक्ति। गजाधर बाबू का चरित्र चित्रण लिखने के लिए कहा जाएगा तो ये सारे पॉइंट्स को आपको लिखना है, ठीक है। बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी थे। स्नेह के सिर्फ वो स्नेही नहीं थे बल्कि वो चाहते थे कि लोग उनसे बात करें, लोग उनके पास आए, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति हमेशा चाहता है, व्यक्ति हम समाज में रहते हैं, हम अकेले नहीं रह सकते हैं, 4 लोगों के आसपास न रहने से हम पागल हो जाएंगे। तो लोगों को, हम इंसानों को 4 लोगों की जरूरत होती है कम से कम अपने मन की बातों को साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए, ठीक है। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते, उन सबके चले जाने से उनके जीवन में गहन सुनापन भर उठा। बच्चे जब छोटे छोटे थे तब एक साथ रहते थे, ठीक है। तब ऑफिस से घर आते, नौकरी के बाद घर आते, शाम को घर आते, तो बच्चे सारे छोटे छोटे थे, बड़े प्यार से बच्चे आके रहते थे, पिताजी से बहुत अच्छे से रहते थे, पत्नी के साथ कुछ हंसी मजाक की बात हो जाती थी। लेकिन जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे, जब घर से विस्थापित हो गए, बेघर हो गए, दूर रहने लगे, तो फिर इनको अकेलापन सताने लगा। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका न जाता। कवि प्रकृति के ना होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद रहती। कवि तो नहीं थे, कवि होने से क्या है, कल्पना करके कुछ कुछ लिख भी सकते हैं, लेकिन ये कवि नहीं थे, इसीलिए फिर भी कभी कभी पत्नी की जो बातें हैं उसे याद करके वो अपने मन को बहलाते थे। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेकती, क्योंकि पत्नी क्या करती थी, दोपहर की गर्मी होने से भी वो अपने पति के, उस समय चूल्हा होता था, लकड़ी के चूल्हे होते थे, आज के जैसा सिलेंडर स्टोव वगैरह तो नहीं होते थे, लकड़ी का चूल्हा होता था। जो जैसे गजाधर बाबू घर आते थे, दोपहर की गर्मी में भी वो उनकी पत्नी इंतजार करती रहती थी, जैसे वो घर आते थे उसके बाद गरम गरम रोटी बना के उनको खिलाती। ये सारी बातें वो याद करती हैं। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती। अब इनका पेट भर भी गया है, वो मना भी करते हैं, तब भी वो ऊपर से 1-2 रोटी बना के उनको नहीं खाइए करके खिलाती और बड़े प्यार से आग्रह करती। आग्रह करना नहीं खाइए करना। जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पा वह रसोई के द्वार पर निकल आती और उनकी सलज आंखें मुस्कुरा होती। तो जैसे वो थके हारे आते थे घर में, घर के बाहर वो आके खड़े हो जाती थी और उनका स्वागत करती। जैसे आप टीवी सिनेमा में देखे होंगे, कोई बाहर से आता है तो पत्नी आके बैग वगैरह लेती है, उनके साथ थोड़ी देर के लिए बात करती है, उनको पानी पिलाती है, चाय पिलाती है, जिससे कि थके हारे आदमी जब घर आता है तो उनको थोड़ी सी सुकून मिलती है। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात भी याद आती और वह उदास हो उठते। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वह फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। तो ये सारी बातें वो याद कर करके खुश होते थे। अब इतने साल बाद उनको फिर से वो माहौल मिलेगा, फिर से वो अपनी पत्नी के पास जाएंगे, फिर से वो बच्चों के प्यार के बीच वो जाएंगे। ये सारी बातें सोच के उनको खुशी हो रही थी। टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी। टोपी पहन के रखा था, उसको उतार के उन्होंने चारपाई पर रखी। जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर रह कहूं की आवाज आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। तो जब वो आए घर, इतवार का दिन था, इतवार मतलब रविवार, संडे का दिन था, सारे बच्चे घर में एक साथ मिलकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। सबको एक साथ देख के इनके चेहरे पर एक स्माइल, ठीक है, आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खांसे अंदर चले आए। तो वो भी खांसे बगैर वो घर के अंदर आए, मुस्कुराते हुए आए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गत रात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था। जैसे वो घर के अंदर आए, वो देख रहे थे कि नरेंद्र, एक दूसरा बेटा है, वो कमर पर हाथ रखे पिछले दिन वो
पहले दिन शाम को उसने कोई मूवी देखी थी, सिनेमा देखा था, जिसमें का कोई डांस वो करके बाकी लोगों को दिखा रहा था। और बसंती हंस हंस कर दुहरी हो रही थी। बसंती उसके डांस को देखकर, बसंती एक बेटी है, उसके डांस को देखकर बहुत जोर जोर से वो पेट दबाकर हंस रही थी। इतना मतलब वो लोग एंजॉय कर रहे थे, ठीक है, अपने 4 लोगों के होने की बात को वो एंजॉय कर रहे थे। अमर की बहू को अपने तन बदन आंचल या घूंघट का कोई होश न था और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। अब अमर की बहू मतलब अमर की पत्नी, गजाधर बाबू की बहू, ठीक है, तो अमर की जो बहू है वो, उसको भी कोई होश नहीं था। अब ससुर आ गए हैं तो घूंघट करना था, वो लोग सब घूंघट करते हैं ना, तो घूंघट करना था, उसको भी कोई तन बदन पर कोई होश नहीं था, घूंघट नहीं ओढ़ के रखी थी, आंचल या घूंघट का कोई होश नहीं था, और वो भी एकदम हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया। जैसे पिताजी को देखा ऐसा बैठ गया जैसे किसी भूत को देख लिया हो, धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। चाय का जो प्याला रखा हुआ था अचानक बैठ गया, सरप्राइजिंगली, जैसे आप लोग करते हैं, अचानक कोई टीचर अंदर आ जाने से भाग के आके बैठ जाते हैं ना, वैसे वो भी बैठ गया और चाय का प्याला लेकर मुंह में लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने का के प्रयत्न में हिलता रहा। बसंती क्योंकि बेटी थी और वो अपनी हंसी को वो दबा नहीं पा रही थी, तो वो चुपचाप अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रही। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा। ये तो कोई नाराजगी की बात ही नहीं थी, वो तो एंजॉय करने के लिए आए थे, लेकिन इनको सबको लगा, इनको सबको अजीब लग रहा था। अभी ऐसा लग रहा था कि कोई नया आदमी उनके घर में आ गया है। ये हमारे साथ भी अक्सर होता है। बहुत दिन आप लोग अकेले रह के देखिए, किसी के साथ आप एडजस्ट होना हमें मुश्किल हो जाता है। अकेले रह के किसी के साथ हम एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, दूसरों के साथ एडजस्ट होना हमें मुश्किल होता है। हालांकि जीवन ऐसा नहीं है, हाँ, तो इनको भी क्या है, अभी इनके बीच में एक आदमी नहीं था, वो लोग अपने में मजे में रहते थे। अभी कोई बड़ा बुजुर्ग घर आ गया है तो थोड़ी बहुत घर में जो बदलाव होता है वो माहौल को लेखिका ने इसमें दिखाया है। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्यों क्या नकल हो रही थी, किसकी तुम नकल कर रहे थे? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिर पिटाकर कहा। नहीं बाबूजी, कुछ नहीं बाबूजी, कुछ नहीं बाबूजी, मतलब धीरे से उसने कहा। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वह भी इस मनोविनोद में भाग लेते, तो सोच के आए थे कि अरे घर में कुछ अच्छा हो रहा है, भाई सभी लोग हंस रहे हैं तो मैं भी उसमें शामिल हो जाऊंगा, ये सोच के वो आए थे। पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित हो, चुप हो गए। कुंठित होना जैसे किसी को कोई चोट लगी हो, कोई डर गए हो, कुंठित हो गए हो, सब चुप हो गए। उससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। उनको भी लगा कि अरे क्या हो गया अचानक से। तो बैठते हुए बोले, बसंती चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा। अभी आती ही होंगी और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। अभी आती ही होंगी, मतलब किसी को वहां पे कोई, कम से कम बेटी तो कम से कम, पापा आ गए हैं, बेटी तो जाके उनको गले लगा सकती थी, उनको प्यार से बुला सकती थी, लेकिन वहां वो माहौल ही नहीं था। बिल्कुल ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजनबी घर के अंदर घुस आया या कोई दूर का रिश्तेदार कोई आ गया। अभी आती ही होंगी और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी, बहू वहां से खिसक गई थी। अब नरेंद्र भी चाय की आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। अब बेटा भी चला गया, बहू भी चली गई, बेटी वहां पे बैठी है, पिताजी का लिहाज करते हुए वो बैठी है कि माँ आ जाए तो फिर वो भी वहां से खिसक जाए। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बिट्टी चाय तो फीकी है। बिट्टी, प्यार से वो बिट्टी बुलाते थे अपनी बेटी को, तो कहते हैं बिट्टी चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दो। बसंती बोली।
रहने दो, तुम्हारी अम्मा अब आएंगी तभी पी लूंगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्घ्य का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति करते हुए तुलसी में डाल दिया। मतलब अर्घ्य का लोटा, आप जानते हैं ना कि भगवान के सामने जो पानी रखा होता है उसको जब हम ऐसा अर्पित करते हैं तो उसको अर्घ्य कहा जाता है, ठीक है। तो वो उस तरह का एक लोटा लेकर वो कुछ स्तुति, कुछ मंत्र बोलते हुए वो सीधा तुलसी पौधे के पास गई और उसने अर्घ्य दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। माँ जैसे बाहर आई तो देख के बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? आप यहाँ पे अकेले बैठे हैं, बाकी लोग सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी करक उठी। उनको लगा कि कहीं कुछ गले में जैसे अटक जाती है, तो वैसे उनको लगा। अपने अपने काम में लगे हैं, आखिर बच्चे ही हैं, फिर भी वो कहता है सब अपने अपने काम में लगे हैं। आप लोग भी बच्चे, पास करो, आप लोग भी जब इतने साल बाद घर आए, लेकिन उनको लगा, फिर भी वो कहते हैं ठीक है सब अपने अपने में लगे हुए हैं। आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक भाव चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तनों को देखा। चौका मतलब क्या है? रसोई, किचन, ठीक है। किचन में आई, नाक भाव चढ़ाकर, जैसे हम लोग करते हैं, अरे इतने सारे बर्तन, हाँ, नाक भाव मतलब क्या है? आईब्रोज है, ठीक है। उसको चढ़ाकर जैसे टेंशन में होते हैं, चारों ओर जूठे बर्तन को देखा। फिर कहा, सारे में जूठे बर्तन पड़े हैं। अरे कोई ढंग का अपना बर्तन भी तो धो नहीं सकता, इतने सारे बर्तन पड़े हैं। इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं है। यहाँ तो कोई किसी को कुछ भी बोलो कोई सुनता ही नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सारा झूठा बर्तन ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूजा करके सीधे चौके में घुसो। अब मैं एकदम ताजा फ्रेश होकर पूजा करके आ रही हूँ, आते ही सीधा ये गंदगी में हाथ डालना पड़ रहा है, किसी को भी गुस्सा आएगा। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर ना मिला तो एक बार और उच्च स्वर में फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार। नौकर को बुलाए, एक बार बुलाया, नौकर नहीं आया। दूसरी बार बुलाए ऊंची आवाज में, नौकर नहीं आया, ठीक है। तो फिर ऊंचे स्वर में बोले, बहू ने बाजार भेजा होगा उसको। किसको? नौकर को। बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गर्म गर्म पूरियां और जलेबी बनाता था। पैसेंजर गाड़ी आने से पहले वो गर्म गर्म पूरी और जलेबियां बना के इनके पास लाके इनको खिला देता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियां और चाय लाकर रख देता। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक लबालब, ठीक है। कभी कभी कोई चाय देते हैं इतना ही रहता है, ग्लास लंबा रहता है, लेकिन धोखेबाजी है कि कप आधा नीचे से आधा बंद रहता है। ऐसा कप आपने देखा है? हाँ, नीचे से बंद रहता है। अब लोग सोच के पिए, हाँ चाय तो उन्होंने बहुत दिया है। कुछ लोगों को चाय पीने की लत होती है, वो सोचते हैं हाँ चाय तो उन्होंने बहुत दिया है, लेकिन उसमें 2 सिप भी नहीं रहेगा। कप बड़ा रहेगा, चाय इतनी सी रहेगी, लेकिन ये चाय देता था एकदम लबालब, पूरा भरा हुआ। पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, गणेश ने चाय पहुंचाने में कभी देर नहीं की। तो अब ये कौन से स्टेशन में है? रानीपुर स्टेशन में है। क्या मजा कि कभी उससे कुछ कहना पड़े, मतलब कभी उससे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुनकर उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। अब पत्नी जब शिकायत कर रही है बहू की, तो उनके दिल को एक धक्का लगा। व्याघात मतलब ठेस पहुंचना, ठीक है। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है, चिड़चिड़ सी हो गई है, सारा दिन मेरा काम करते करते मेरा निकल जाता है। इसी गिरस्ती का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई।
उसको इस बात का कोई असर नहीं है कि बेचारी ये भी नौकरी कर करके अपना जो भी तनख्वाह था सब तनख्वाह थी वो सब उन्होंने घर के लिए निछावर कर दिया। उस बात को पत्नी कभी नहीं सोच रही है। उनके तनख्वाह से तो बच्चे बड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, शादी किया है, लेकिन पत्नी को अभी ये लगता है कि वो घर का पूरा काम करते करते उसका जीवन सत्यानाश हो गया है, चला गया है। इसी गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। तो कोई घर में हाथ नहीं बटाता। यदि बेटी हाथ नहीं बटा रही है तो किसकी गलती है? हमने नहीं सिखाया बच्चों को पहले से ही, बचपन से ही। लड़का हो लड़की हो घर का काम भी करना चाहिए। लड़की यदि बर्तन मांजती है तो लड़का झाड़ू लगाना चाहिए। तो लड़का हो लड़की हो घर का भी काम करना आना चाहिए। खुद की थाली धोना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाए और गए प्लेट को डाल दिए सिंक में। लड़का हो लड़की, तो ये चीजें हम क्या करते हैं? नहीं करते हैं घर में, है कि नहीं? तो काम हर हाल में हर आदमी को काम सीखना है। बहू क्या करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है। अब शिकायत है, पड़ी रहती है। बसंती को तो फिर कहो कि कॉलेज जाना होता है। बहू पड़ी रहती है और बसंती को तो कॉलेज जाना है। बसंती बेटी है इसलिए थोड़ा सा माँ को उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है। तो कहते हैं शाम का खाना कौन बनाएगा? सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएंगी। तो ये डिवाइड करता है, अपना अधिकार समझ के वो डिवाइड करता है। बसंती मुंह लटका कर बोली, बाबूजी पढ़ना भी तो होता है। मुंह लटका कर बोली। गजाधर बाबू ने बड़े प्यार से समझाया, तुम सवेरे पढ़ लिया करो। तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई है, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी हैं, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी नहीं लगता। लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं, बड़े बड़े हैं उस घर में, हर वक्त वहां घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता। कोई शीला है जिसके घर में ये जाके वहां पे बैठी रहती है, उस घर में बहुत बड़े बड़े लड़के भी हैं। ऐसे घर में बेटी का जाके रहना उस माँ को नहीं जचता। मना करूं तो सुनती नहीं। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। मान लीजिए 2 कमरे थे। नॉर्मली क्या होता है, एक मास्टर बेडरूम होता है, एक बच्चों के लिए होता है, ठीक है। मास्टर बेडरूम में बेटा कब्जा कर लिया था। अब एक गजाधर बाबू के लिए उस घर में कोई जगह नहीं थी। हालांकि घर का मास्टर वही था, घर का स्वामी वही था, लेकिन उसको उस घर में अभी जगह नहीं थी। वो आके बैठक में बैठ गया। बैठक का मतलब क्या है? हॉल, एंट्रेंस, जो भी आप समझिए। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। कैसा अरेंजमेंट किया गया था? जैसे कोई गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हॉल में जगह बना देते हैं। तो वैसे ही अब गजाधर बाबू के लिए क्या किया गया था, कुर्सियों को थोड़ा किनारा किनारा करके बीच में जो जगह थी खाली करके वहां पे एक पतली सी चारपाई जो सिंगल होता है, फोल्डेबल होता है, उसको वहां पे उनके लिए डाल के दे दिया गया था। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते। उनको लगता कि ये अस्थाई, स्थाई, अस्थाई, परमानेंट, इम्परमानेंट, मतलब ये इनका जो अभी जो सेटअप है ये टेम्पररी सेटअप है, परमानेंट सेटअप नहीं है। तो इसको देखकर, इसके बारे में सोचकर उनको बड़ा दुख होता है। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो आती हैं और थोड़ी देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती है। तो ट्रेन क्या करती है, स्टेशन में आती है, खड़ी होती है, जब उसका समय हो जाता है स्टेशन छोड़ के वो दूसरे स्टेशन में चली जाती है।
गजाधर बाबू को भी वैसे ही महसूस होने लगा कि वो स्टेशन छोड़ के इस स्टेशन में आए, अब इस स्टेशन को छोड़ के उनको कोई दूसरे स्टेशन में जाना है क्या, ऐसा उनको लगा। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब अपना प्रबंध किया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वह एक और अचारों के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डिब्बे से घिरा था। पत्नी जिस कमरे में रहती थी उस कमरे में थोड़ी सी जगह थी, लेकिन जिसको अचारों का डिब्बा, बड़े बड़े चावल के बक्से इन्होंने घेर के रखा हुआ था। मतलब वो एक स्टोर रूम भी था जहां पे उनकी पत्नी रहती थी। तो दूसरी ओर पुरानी रजाइयां, दरियों में लिपटी और रस्सी से बंधी रखी थी। जो बेड्स वगैरह होते हैं, रजाई होती है, उन सबको भी दूसरी ओर बांध के एक तरफ रखा हुआ था। कुल मिलाकर वो कमरा कैसा था? एक स्टोर रूम था, मिनी स्टोर रूम था। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी जिस पर प्राय बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। मान लीजिए एक रस्सी टंगा हुआ है, लगा हुआ है, जिस पर बसंती के कपड़े भी, जो पुराने कपड़े हैं, जो पहन के जो कपड़े हैं, उसे भी उसी पर टंगा हुआ था। वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे, तो वो अब उस कमरे में जाने का इनका पूरा मन ही नहीं होता था। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तो एक कमरा अमर और उसके बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था वही बैठक था। डबल बेडरूम हाउस है, ठीक है। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आया बेंत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था। गजाधर बाबू के आने से पहले अमर की ससुराल से आया बेंत की 3 कुर्सियां। बेंत आप समझते हैं, ठीक है। तो बेंत की जो कुर्सियां बनती हैं, यहाँ पे भी कहीं बनता होगा। तो बेंत की कुर्सियां कहाँ से आई थी? अमर के ससुराल से। कुर्सियों पर नीली गद्दियां और बहू के हाथों के कढ़े कुशन थे। तो कुर्सियों पर गद्दियां थी जिसका रंग कैसा था? नीला रंग का था, जिस पर कढ़ाई की गई थी। कढ़ाई जानते हैं ना? क्राफ्ट किसने किया था? बहू ने कढ़ाई की थी। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल बढ़ जाती थी। तो वह एक दिन चटाई लेकर आ गई। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए, क्योंकि रिटायर हो गए। जो सैलरी पहले मिलती थी रिटायरमेंट के बाद, उससे कम तनख्वाह मिलता है, कम पेंशन मिलता है। तो गजाधर बाबू कह रहे थे, वो तो घर का हालत देख रहे थे, घर की हालत कैसे है, क्या है, कौन कितना खर्च कर रहा है, क्या है, सब देख रहे थे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अभी घर में पैसा कम आएगा, तो हमें खर्च भी थोड़ा कम करना चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब हैं। तो कहता है, वो कहती है, सभी खर्च वाजिब हैं। मतलब ऐसा कोई खर्च नहीं हो रहा है जो बेकार का खर्च है। जो भी खर्च हो रहा है जरूरत के खर्चे हैं। किसका पेट काटूं, यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न ओढ़ा। वो कहती है कि आज तक इस परिवार का देखते देखते मैंने अपने पसंद का मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पसंदीदा साड़ी मैंने नहीं पहना, अपने लिए मैंने कुछ नहीं खरीदा, बस जो भी किया सब परिवार के लिए किया है। अब मैं किसका पेट काटूं, ठीक है। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। आहत चोट लगना, ठीक है। गजाधर बाबू को चोट लगी। वो सोच नहीं सकते थे कि इनके घर में इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। विस्मित का मतलब क्या है? चकित। तो एक तरफ उनको आश्चर्य भी हो रही थी, एक तरफ वो आहत भी थे कि ऐसे कैसे मेरे परिवार में ये सब हो रहा है। उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती, यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। ठीक है, घर की परेशानी है, तनख्वाह कम हो गई है, लेकिन एक सहानुभूति नामक कोई चीज होती है। सहानुभूति
कोई चीज होती है जो कि हम एक दूसरे के ऊपर दिखाते हैं, है ना। अब यहाँ पे उनकी पत्नी एकदम चिड़चिड़ हो गई है, जिसे सिर्फ अपने परेशानियों से मतलब है, उनको गजाधर बाबू से कुछ लेना देना नहीं है। तो उसको सोचकर ये परेशान होते हैं। उनसे यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो, तो उन्हें चिंता कम संतोष अधिक होता। तो कम से कम पत्नी पूछती, ठीक है आप बताइए ना, खर्च तो हो रहा है बहुत ज्यादा, इसको कैसे कम किया जाए, क्या हम कर सकते हैं। परिवार में ऐसे ही होता है कि नहीं। माँ बाप दोनों मिलकर बच्चों को भी परिवार का क्या खर्च हो रहा है, कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, कितना पैसा बच्चे अनाप शनाप चीजों में खर्च कर रहे हैं, अमेजोन में कितना खर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में कितना खर्च कर रहे हैं, हर चीज बच्चों को भी होना चाहिए। परिवार तभी ठीक से चलता है। आप आज 100 रुपए कमा रहे हैं, कम से कम 10 रुपए की बचत, तो कम से कम उसमें 10 रुपए की बचत करनी चाहिए, 90 रुपए खर्च करना चाहिए, ना कि 110 रुपए आपने खर्च किया है। आपके पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं, 10 रुपए आपने उधारा ले लिया। आज आपने 10 रुपए लिया है, कल आपका 120 रुपया खर्च हो गया, फिर से आपने 10 रुपया ले लिया, 10 तो 20 रुपया उधारा हो गया। तो एक तरफ उधार बढ़ते जाता है, खर्च भी बढ़ते जाता है। तो जो हमारे पास है, जो हमारी कमाई है, उसमें हमें खर्च करना चाहिए, ना कि उधारी लेके। सोचते हैं गजाधर बाबू की पत्नी कम से कम पूछ लेती कि कैसे चलाएं, कैसे करें, क्या करें, बताइए, तो हम दोनों मिलके संभाल सकते थे। लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार थे। जो भी कुछ घर में हो रहा है, सबकी जिम्मेदार कौन है? गजाधर बाबू। इस तरह पत्नी हमेशा उनसे क्या करती थी? सिर्फ शिकायत ही शिकायत करती थी। तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? कहते हैं क्या कमी है, जब देखो कमियां गिना रही हो। घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही आदमी अमीर नहीं होता, गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव किया। यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। तो उन्होंने कह तो दिया जिसे उनकी पत्नी महसूस नहीं कर सकती। कभी कभी होता है, हम जो बोलते हैं वो सामने वाले उस चीज को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी सोच बिल्कुल दूसरी तरह से होती है। ठीक है, तो उनकी पत्नी अब महसूस करने की स्थिति में ही वो नहीं थी। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से, आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था? क्या ये वही औरत है जिसने, गर्मी लग रही है आप लोगों को, जिसने इतना कोमल हाथों से मुझे गरम गरम रोटी बना के देती थी गर्मियों में, वो आज एकदम गरम हो रही है। उसका रवैया बिल्कुल बदलता जा रहा है। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई और उसकी जगह आज जो स्त्री ने लिया है, जो स्त्री है, वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। तो जो स्त्री को ये पहचानते थे, जो उनकी पत्नी हुआ करती थी, वो आज कहीं खो गई। और जो स्त्री आज इनके साथ है, इनको लगने लगा है कि ये कोई अपरिचित है, ये तो मेरी पत्नी है ही नहीं। ऐसा होता है, बहुत साल बाद हम यदि किसी से मिलते हैं तो वो भी बड़े हो चुके होते हैं, हम भी बड़े हो चुके होते हैं, उनका परिवेश अलग है, हमारा परिवेश अलग है, उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। यहाँ तक कि भाई बहनों में भी ये चीजें होती है कि नहीं होती है? भाई बहनों में भी ये चीजें होती है, विचार बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है। कभी कभी झगड़े भी इसलिए होते हैं क्योंकि उनका कहना आप नहीं मानेंगे, हमारा कहना वो नहीं मानेंगे। तो ये जो मतभेद हैं, इसका कारण यही है कि हम एक दूसरे को बिल्कुल आदत नहीं होती है। कभी कभी गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और क्रूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन, श्री मतलब संपत्ति, खुशहाली, उसके चेहरे पे अभी संपत्ति श्री नहीं लग रही है, खुशी दिखाई नहीं दे रही है, नजर नहीं आ रही है, और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक निस्संग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। बहुत देर तक अपनी पत्नी को देखने के बाद अब वो ऐसे लेटे, बस ऊपर छत को
देखते रहे, दिमाग उनका कहीं पे खोया हुआ था। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। कुछ गिरने की आवाज हुई तो ये घबरा के उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। फूला हुआ था मतलब कुछ काटा तो नहीं, गुस्से में फूला हुआ था। देखो बहू को, चौका खुला छोड़ आई। बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। जो दाल बना के रखी थी उसके बर्तन को बिल्ली ने गिरा दिया। सभी तो खाने को हैं, अब क्या खिलाऊंगी। वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उंडेल कर रख दिया है। तो एक तरकारी 4 पराठे बनाने में घी पूरा खत्म कर दिया बहू ने। जब सास इस तरह बोलती रहेगी तो कौन सी बहू जाके अंदर किचन में काम करेगी, है कि नहीं। सास को क्या चाहिए, पास खड़े होके इसको इतना डालो, इसको इतना डालो। कम से कम जो नहीं जानती है बहू उसको सिखाना चाहिए। ताना मारते रहने से कम आजकल के आप बहू लोग तो करेंगे नहीं। हाँ, अपने पति को लेके अलग चले जाएंगे। आप लोग संभाल के रहना बच्चों। आपकी जो पत्नियां बन के आएंगी, पता नहीं आपके घरों में क्या हंगामा होने वाला है, सोच के रहिए, ठीक है। और आप लोग भी क्या हंगामा करेंगे मुझे सोचने से घबराहट होगी। आज नहीं तो कल बहू बनेंगे, आज नहीं तो कल आप पति बनेंगे। हाँ, बनेंगे ना। तो आपकी माँ और आने वाली पत्नी के बीच में जो होगा लफड़ा, उसको तो संभालना पड़ेगा। कलेजा बैठिए। जरा सा दर्द नहीं है, कमाने वाला हाड़ तोड़े और यहाँ चीजें लूटे। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस का नहीं है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेंगी तो उनके कान झंझना उठेंगे। ओठ भींच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। तो अभी उनको लगा कि यदि वो मुंह खोलेंगे, कुछ बोलेंगे, पत्नी और 2-4 सुनाएगी, इससे अच्छा होंठ को दबाकर वो करवट लेकर सो गए। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और। रात को भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया कि कौर तक निगला नहीं जा सके। बसंती ने खाना जानबूझकर कैसे बनाया, जिसे कोई निगल नहीं सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है। तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था। नरेंद्र चिल्लाया, बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाना तक शौर नहीं हुआ, शौर नहीं आया। अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो। पड़ोस में शीला के घर। बसंती ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो। गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने चले जाते थे। लौट कर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से, शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हो गए। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से जाती। उन्होंने 2-1 बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। पत्नी ने क्या कहा, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को और रोष हुआ। लड़की के इतने मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने का सोच रहा है। अब एक नई बात पत्नी ने बताया कि अब अमर अलग रहेगा। क्यों? गजाधर बाबू चकित होकर पूछे।
पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी, अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी जो कि पत्नी बताना नहीं चाहती थी। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बैठाने की जगह नहीं है। ये देख लो भाई, घर का यजमान है जिसको कमरे में कोई जगह नहीं है और बेचारा बैठक में बैठा है, वो भी अभी बहू और बेटे को खल रही है। बहू को काम करना पड़ता था और सास अमर को अब भी वह छोटा सा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। अमर को बहुत बड़ा हो गया था। बच्चे जब पिताजी के कंधे से ऊपर चले जाते हैं तो पिता को बहुत सोच समझ के बच्चों से बात करना होता है, हाँ, क्योंकि बच्चे पिता को टोकने लगते हैं। पहले तो बच्चों को पिताजी टोकते थे, अभी उल्टा हो जाता है। जब बच्चे एक साथ बड़े हो जाते हैं तो बच्चे पिताजी को उल्टा टोकते हैं। चुप नहीं रह सकते, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बेकार चिल्लाते रहते हो, मुंह बंद रखो अपना, या कुछ नहीं बोलते हैं बच्चे, है कि नहीं? पता नहीं आप लोग बोलते हैं। बहू को काम करना पड़ता था। पहले तो बहू आराम से घूमती थी, अब जब गजाधर बाबू आ गए हैं, ड्यूटी लगा दिया है, तो बहू को भी काम करना पड़ रहा है, जो कि बहू को अच्छा नहीं लग रहा है। वो अपने पति के कान भरती रहती है, पति को शिकायत करती रहती है, पति भी तंग आ गया है, कुछ तो करना है। हाँ, हमारे आने के पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? तो गजाधर बाबू पूछते हैं, मेरे आने से पहले कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर जताया कि नहीं, पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू का कोई रोक टोक न थी, बहू को कोई रोक टोक न थी। अमर के दोस्तों का प्राय यही अड्डा जमा रहता था, तो अमर के सारे दोस्त प्राय यही आके और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता रहता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। तो पहले दोस्त लोग आते थे, यहाँ पे बैठक होती थी, खाना वाना, अंदर चाय नाश्ता बनते रहता था, खिलाते रहते थे। बसंती को भी यही सारा अच्छा लगता था। और जब से आप आए हैं घर का माहौल बदल गया। गजाधर बाबू ने धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। अक्सर घरों में ऐसे होता है कि लड़का और मतलब बेटा और बाप के बीच बातचीत माँ के जरिए होती है। आप लोगों के घर में भी यदि ऐसा है तो उसको बदल दीजिए, ऐसा नहीं करना है। सभी मैक्सिमम घरों में ऐसा होता है, बाप बेटे के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होती है, डायरेक्ट बातचीत नहीं होती है। आप लोग माँ के पल्लू पकड़कर माँ के पास जाके बोलेंगे, अम्मा मुझे 100 रुपया चाहिए, पापा से मांग के दो। अब माँ क्या करेगी? मनाते मनाते मतलब खुशी हंसते हंसते अपने पति के पास जाएगी और जाके बोलेगी, उसको ना किसी काम से चाहिए ना, दे दीजिए ना, ठीक है? तो ये गलत है। को सीधा जाकर अपने पिता से मांगनी चाहिए, कुछ भी सीधा सीधा बात करनी चाहिए। बाप बेटे के बीच का जो रिश्ता है ना, उसे घनिष्ठ करना चाहिए। इसी तरह माँ बेटी, अक्सर बेटियां पापा के करीब होती हैं, माँ से दूर होती जाती हैं, और बेटे माँ से करीब होते हैं, अपने पापा से दूर होते हैं। अक्सर आदमी क्या करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं। जब आदमी थोड़ा बड़े हो जाते हैं, मतलब बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो पिताजी भी अपनी दूरी बनाने लगते हैं। इसमें क्या होती है, बहुत ज्यादा घरों में परिवारों में परेशानियां उलझने पैदा होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी अभी क्या है, अमर पहले मालिक बन के घूमता था, जो कि अब सब कुछ बदल गया है। गजाधर बाबू के आने के बाद सब कुछ बदल गया है। कोई घर में न दोस्त आ रहे हैं, न कुछ खाना पीना हो रहा है, न एंजॉय कर पा रहे हैं, न बहू ठीक से आराम कर पा रही है। वो घूम के आए तो देखा उनकी चारपाई नहीं है, चारपाई गायब है। अंदर जाकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। तो कहाँ गई मेरी चारपाई? वो पूछने के लिए अंदर जा रहे थे तो रसोई में पत्नी बैठी थी। उन्होंने यह कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार रजाइयों और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लग गई। तो लगी पाई। जब वो चारपाई ढूंढ रहे थे, फिर वो पत्नी को देखा, पूछ ही रहे थे कि बहू कहाँ है। इतने में उनको
जब वो पत्नी के कमरे में जाके झांकते हैं तो वहां जहां पे जगह ही नहीं थी बिल्कुल, वहां पे एक जगह पे इनकी चारपाई पड़ी हुई है। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने को दीवार पर नजर दौड़ाई। जो कोट पहन के गए थे उसे उतारा, ढूंढा कहाँ इसको लटकाएं। जब अपने ही घरों में इस तरह की परिस्थिति होती है, कोई दीवार अपना नहीं है, कोई टेबल अपना नहीं है, कोई चेयर अपना नहीं है, कोई रसोई घर अपना नहीं है, कोई बैठक अपना नहीं है, तो एक आदमी को कैसा लगेगा? घर अपना होता है ना। जब अपने घर में ये माहौल होता है, हम दूसरों के घर जाते हैं तो इस तरह की स्थितियां होती हैं, लेकिन अपने घर में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो टंगाने के लिए ढूंढते हैं तो उनको कहीं कोई बिल्कुल जगह नजर नहीं आती। फिर उसे मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े काकर एक किनारे टांग दिया। तो फिर क्या किए, जो कपड़े पहले से लगे हुए थे उसको थोड़ा किनारा करके उसी में उन्होंने उसको टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही था। कुछ भी होने से भी अभी वो भी बूढ़े हो गए थे। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते, पर आते आते थक उठते थे। अब 60 प्लस हो गया है, रिटायरमेंट हो गया है, तो फिर थोड़ा बहुत वॉकिंग करने के लिए चले जाते थे, फिर भी थकावट तो होती ही थी। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आया। निश्चिंत जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी। अभी ये सब उनको सारी बातें, 35 साल की बातें उनको याद आने लगी। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। जब गुड्स इंजन जाते थे, गुड्स गाड़ी जाती थी, तो उसकी अलग आवाज होती है, ठीक है। तो ये उनको रात को सुलाने का काम करते थे, अकेलेपन में वो साथी बनकर रहते थे। सेठ रामजी मल की मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते थे, तो वहां के आसपास के लोग उनके पास आके बैठा करते थे। वही उनका दायरा था, वही उनके साथी। वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ। जो इतने साल उन्होंने बिताई थी, वो जीवन आज उनको क्या लगा कि ये मुझे फिर से नहीं मिलने वाला जीवन है। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। तो मेरी जिंदगी अब क्या हो गई है? ठग गई है। ठगना, चोरी, किसी ने चुरा लिया। मेरा जो जीवन था उसको किसी ने चुरा लिया। मैं चाह कर भी मैं उसे पा नहीं सकता। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी ना मिली। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में तो गौरैयों का वार्तालाप। तो ये सब घर की चहल पहल है, ठीक है। उसमें दो गौरैया भी कुछ अपना मतलब वो अपनी आवाज निकाल रही हैं। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल ना देंगे। यदि गृहस्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह यहाँ है तो यही पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहां चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपए दे दिए। बसंती काफी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। जब वो चुपचाप रहने लगे तब भी उनकी पत्नी ने भी इस बात को ध्यान नहीं दिया कि पति के अंदर कुछ चल रहा है, पति के अंदर, मन के अंदर कुछ संघर्ष चल रहा है। उनकी पत्नी ने भी ध्यान नहीं दिया इस बात। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं इससे वह अनजान ही बनी रही। बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। अब पिताजी थे कि पति कुछ न कुछ बोल देते थे, बच्चे झगड़ा करते थे, मुंह लटकाए रहते थे। लेकिन अभी जब पति कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उसको घर में शांति महसूस हुई। चलो ये आदमी चुपचाप पड़ा है तो बहुत अच्छी बात है।
कभी कभी वह भी कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना पढ़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी करा देंगे। गजाधर बाबू ने आह दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी व बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं। मतलब धन की कमाई करके देना ही उनका कर्तव्य था। बच्चों के जीवन में, पत्नी के जीवन में गजाधर बाबू का स्थान क्या था? सिर्फ धन कमाना। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। तो पति पत्नी का रिश्ता क्या सिर्फ 2 वक्त का भोजन खिलाने से भर है? नहीं, एक दूसरे के दिल को समझना, एक दूसरे के दर्द को समझना, सुख को बांटना, दुख में सहभागिता करना, ये सारी बातें एक पति पत्नी के बीच में होती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वह घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रम गई है कि अब वही उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। अब गजाधर बाबू का उनके जीवन में कुछ नहीं है। इस तरह वो हो गई है। उन्हें तो अब उनकी शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के लिए निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। तो अब उस घर में गजाधर बाबू का रहना किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। खुद गजाधर बाबू को भी अब उस घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा। उनकी सारी खुशी गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद भी गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की हर चीज में पैसा बचाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को यह महसूस होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा है। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। जरूरत नहीं है, छोटा सा घर है, नौकर की क्या जरूरत है? 3 मर्द हैं घर में, खुद को मिला के तो छोटा मोटा जो घर का काम होता है, बाजार का जो काम होता है, दुकान का जो काम होता है, खुद कर सकते हैं, नौकर की क्या जरूरत है? तो उन्होंने नौकर को हटा दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में बहू बोली, गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए थे। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा। सबको लगा था कि वो उस समय तो टहलने चले जाते हैं, लेकिन उस दिन वो टहलने नहीं गए। तो वो नरेंद्र कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकरी छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रख आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। आटा पिसाने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। हाँ माँ, बसंती का भी स्वर था। मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में आके झाड़ू भी लगाऊं? यह मेरे बस की बात नहीं है। बूढ़े आदमी हैं। अमर गुनगुनाया, आदमी? अरे बूढ़ा हो गया है, सिर खराब हो गया है, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग्य से कहा। और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख से तो पत्नी को भी पता नहीं था, वो भी कुछ कुछ बोली। जब आके लाइट ऑन करी तो गजाधर बाबू वहां पे बैठे हुए थे। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेटे रहे, क्योंकि वो ऐसे लेटे रहे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पोंछती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल
कि चीनी मिल में नौकरी मिल गई है, खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था। फिर कुछ रुककर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पति ने सक पकाकर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, सयानी लड़की। बात बीच में काटकर गजाधर बाबू ने थके हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था। और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू का टीन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट गए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछलकर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे। पत्नी भी ऐसी, उसमें चलने तक की जगह नहीं है, चारपाई को हटा तो दे, वहां पे चलने के लिए भी जगह नहीं है। तो ये पत्नी का रवैया, तो ये है उषा प्रियंवदा की